कि आधे घंटे में खत्म करें। यानी कि इस क्यूज की बात ही लीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, और यहीं से एक आपको नदी भी प्रवाहित होती है जिसका नाम है अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो अगर देखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकलती है कौन सी, नील नदी, और अमेजन जो निकलती है यानी अमेजन नदी और अमेजन वर्षा वन भी जो पाया जाता है, जो कि सदाबहार वन है, ये कहां पर पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमेजन के वर्षा वन को फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि यहां से 20% के करीब ऑक्सीजन निकलता है। बट अब देखिएगा, पहले जितना इसका क्षेत्र था वो अब घट गया है, अब यहाँ पर कटाई हुआ है, वनों का कटाई हुआ है, लोग निवास करने लगे हैं और ज्यादा लकड़ी का भी निर्यात हुआ है। तो ये पहले के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाना जाता है। यह चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है जो कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है, और क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वायुमंडल से ग्रहण करती है, अवशोषित करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। पेड़ पौधे का यही तो काम होता है ना, वायुमंडल से क्या करना, CO2 ग्रहण करना, CO2 ग्रहण करते हैं और आपको क्या करते हैं, O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, पृथ्वी के लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन जो होता है यही अमेजन के वर्षा वन से आपको उत्पादित होता है। आगे चलते हैं। 20% समझ रहे हो आप लोग, बहुत काफी हो गया 20%। क्वेश्चन नंबर 2 देखियो, मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। अगर मानव कुछ काम करते हैं और वो पर्यावरण में उसके चलते चेंजिंग होता है, यानी मानव गतिविधियों से अगर परिवर्तित होता है पर्यावरण, तो इसे क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। मानव गतिविधि से जो आपको पर्यावरण परिवर्तन होते हैं उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ये हो जाएगा। ठीक, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण के चलते देखोगे कि आदमी जो या मनुष्य जो है जो पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है उसके कारण जो पर्यावरण बदलता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण हो जाएगा। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। समान तौर पर प्रकृति पर मानव प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधि से परिवर्तन पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो जहां पर मुख्यालय है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो अवस्थित है यह है आपको नई दिल्ली। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही पड़ता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। लगाइए सभी लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक, और ये देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुआ था। 5 जून 1980 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है। सदाबहार फल वृक्ष इसमें से बताना है, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा, वो जापान में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, जापान में सबसे अधिक होता है, ये इसका नाम बताना है। ये जो हो जाएगा लोकाट हो जाएगा, लोकाट। इसका आंसर क्या नाम हो जाएगा, लोकाट इसका नाम है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए और जो है फैक्चुअल में आपको बताते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम बायोटेक पार्क है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो बायोटेक पार्क का स्थापना हुआ था वो कहां पर, ये आपको बताना है। सो उत्तर प्रदेश अपनी बगल वाले राज्य की राजधानी यानी यूपी की जो यूपी है उसकी राजधानी लखनऊ है, और ये बताना है कि सबसे पहला जो बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था वो कहां, तो नवाबों के शहर आप लोग जानते हैं कहां पर है, लगाइए आंसर। बहुत अच्छा, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है, गोमती। आए देखो क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, किस पुस्तक में द्विनामकरण का उपयोग पहली बार किया गया। द्विनाम पद्धति जो है ये आपको पहली बार किसके द्वारा दिया गया था या नामकरण किया गया था, ये कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। और कैरोलस लिनियस ने किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है, यानी द्विनाम पद्धति के बारे में, जिन्हें टेक्सोनोमी के पिता भी कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। और इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। ये देखोगे इसमें आपको इन्होंने ये डिवाइड किया था दो पद्धति में, ये याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी हो जाएगा इस पुस्तक का नाम। चलिए आगे देखते हैं।
द्विनाम का उपयोग प्रथम बार सिस्टोमा नेचुरी पुस्तक में किया गया था। सिस्टोमा नेचुरी पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक में जंतु के प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन 7 देखो, टमाटर के खाने वाले भाग क्या है? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है और टमाटर एक प्रकार का फल है, ये भी याद रखिएगा। सब्जी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं टमाटर। टमाटर के खाने वाले भाग बताना है, तो टमाटर के खाने वाले जो भाग होते हैं ओबीसी से ये तो आसान से हो जाएगा। फल वित्ती, अमरूद का भी खाया जाता है, टमाटर का भी खाया जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फल वित्ती हो जाएगा। टमाटर के खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? फल वित्ती कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कल हो सके तो मेरे मुंह से निकल गया कि सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन करने में है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पिछला बार 2022 में ही देखोगे कि कुछ मतलब पॉइंट के लिए 1% के करीब आपको देखोगे बढ़ोतरी हो गया था। राजस्थान पहले स्थान पर आ गया था, लेकिन पशुधन के मामला में आपको उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूध उत्पादन के मामला में अभी आपको देखिएगा अभी के डेट में भी राजस्थान अपना पहला स्थान बनाए हुए है, यानी उत्तर प्रदेश सेकेंड जगह पर पहुंच गया। जैसे ही अपडेट होगा मैं फिर से आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार और ऐसे मिले और पूछे कि सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो आपको राजस्थान लगाना है, इसे याद रखिएगा। चलिए, टमाटर के खाने वाले भाग फल भित्ति होते हैं। आगे देखते हैं, बैगन, आलू, टमाटर आदि जो होते हैं सलनेसी परिवार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 8 देखो, रजत मछली जो होती है ये क्या होती है आपको बताना है। रजत मछली है क्या? यानी सिल्वर फिश एक फिश है कि क्या है ये आपको बताना है। रजत मछली क्या है? लगाइए सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं पूजा, ये तो धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कल देखा आपको, और अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, पहले स्थान पर राजस्थान है। सो प्लीज अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो आप लोग देख लेना, ठीक। तो आप लोग जाकर देख लेना। आज आप लोगों का भी कुछ ड्यूटी बनता है, गूगल पर सर्च करो और ऑफिशियल जो आपको डाटा सरकार पेश करता है या आपको पीआईबी में जाकर देख लो। तो आई थिंक 15 पॉइंट कुछ % जो है पूरे इंडिया में 15.48 या कुछ ऐसे ही है कि राजस्थान उत्पादित करता है दूध, और आपको 14 पॉइंट कुछ जो है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, ठीक। तो कुछ का ही अंतर है। पहले उत्तर प्रदेश ही अपना स्थान बनाए रखा था, ये आपको लगभग मार्च या अप्रैल 2022 से पहले तक। मछली रजत जो है ये कि क्या है? ये एक प्रकार का कीट है ना जी, बताओ क्या है? क्या है? एक प्रकार का सिल्वर फिश। असल में फिश है नहीं है, याद रखिएगा। सिल्वर फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है, ठीक। इसे याद रखिए, इसका नाम है सिल्वर फिश। डी हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम ट्रांसजेनिक जो है पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर के उत्पादन के लिए किया गया। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा बनाया गया था, इसके जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कर ट्रांसजेनिक बनाया गया था। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जो पौधा बनाया गया था उसके व्यावसायिक स्तर पर जो उत्पादन किया गया ये चीन द्वारा किया गया था, और इसका क्या नाम है? चीन में सबसे अधिक क्या होता है बताओ? चीन में क्या होता है सबसे अधिक? चीन में होता है सबसे अधिक, चाइना में जो होता है सबसे अधिक, ये क्या होता है? आपको तंबाकू होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हो, तुम लोग कंजम्पशन भी करता है, उत्पादन भी करता है तंबाकू, देखोगे तो ये तंबाकू को ही क्या कर दिया था? सबसे पहले मॉडिफिकेशन कर दिया था, ठीक। चीन, चाइना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे इसी तंबाकू को ही मॉडिफिकेशन किया गया था, यानी प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जो होगा ये आपको तंबाकू हो जाएगा। आगे देखो, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जो तंबाकू था जिसका प्रयोग आप देखोगे बृहद स्तर के उत्पादन के लिए कि व्यावसायिक स्तर का, यह तंबाकू पौधा जैविक प्रतिरोधी था। चीन ने 1992 में इसे आपको सबसे पहले आपको देखिएगा ये किया था। क्वेश्चन 10 देख लो, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? ये हृदय में पाया जाता है और हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। 10 के आंसर लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। चलो क्वेश्चन लगाओ, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन लगाओ ध्यान पूर्वक। बहुत अच्छा, एक मिनट। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर लगा लेना आराम से। बहुत अच्छा, सब लोग सही लगा रहे हो। ऐसे ही बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। ऐसे नोड जो पाया जाता है हृदय में पाया जाता है, आप लोग जानते हो, इसे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। और पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। इसे भी पूछता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, निमोनिया डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस तुम्हारे आपको किडनी से संबंधित है। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? बताना है निमोनिया होने का कारण क्या है। बताओ निमोनिया होने का क्या कारण है, लगाना है क्वेश्चन। निमोनिया होने का क्या कारण है? लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा,
निमोनिया होने का क्या कारण है, बताइए। निमोनिया होने का जो कारण है ये आपको बताना है। निमोनिया होने में जो होता है ये जीवाणु द्वारा होता है। आपको जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की बात किया जा रहा है। निमोनिया देखोगे कि खतरनाक बीमारी है, बचपन में होता है, छोटे जब बच्चे होते हैं तो निमोनिया हो सकता है। सो निमोनिया ये रोग जो है आप देखोगे कि निमोनी नामक आपको जीवाणु से होता है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में आपको फेफड़ा प्रभावित होता है। लोग नहीं बोलते कि फेफड़ा में पानी भर गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। खाद्य कड़ी जो होती है, फूड चेन में शाकाहारी होते हैं। सो फूड चेन में कौन शाकाहारी होते हैं, कौन मांसाहारी होते हैं, कौन उत्पादक होते हैं, कौन अपघटक होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं से खाना बनाते हैं। वो होते हैं पेड़ पौधा जो स्वयं से खाना बनाते हैं, ठीक। और फिर होते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग, मतलब उपभोक्ता आते हैं। जैसे हम लोगों में कौन से उपभोक्ता आ जाएंगे, सबसे पहले शाकाहारी उपभोक्ता आ जाएंगे, जैसे हम आ जाएंगे ठीक। शाकाहारी उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधा खाते हैं, दाल भात भुजिया खाते हैं। फिर क्या आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे कि दाल भात भुजिया के साथ साथ मांस मछली मुर्गा भी खाते हैं, ठीक। ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। फिर तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे कि द्वितीय को ही निपटा लेते हैं। तृतीय क्या करते हैं, द्वितीय को ही निपटा लेते हैं। एक चतुर्थ भी हो जाता है जो तृतीय को भी निपटा लेता है, ठीक। तो ऐसे कर कर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो आते हैं ये हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि खाद्य कड़ी में शाकाहारी जो आते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, यह कहलाता है। वृद्धि तो करता है लेकिन भोजन नहीं लेता है इस पर, ठीक ना। वृद्धि करता है, ठीक, अवलंबन के लिए वृद्धि कर सकता है लेकिन भोजन नहीं लेता है, ठीक ना। एक बात ध्यान में रखिएगा, पेड़ ऊपर देखिएगा छाल बहुत से छाल चढ़ जाते हैं तो वो भोजन के लिए वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एपिफाइटस कहलाते हैं, यानी कि एपिफाइटिक कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं, ठीक। एपिफाइट, इसके आंसर क्या हो जाएगा, अधिपादप। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि तो करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वो क्या कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। ये याद रखिएगा। और परजीवी तो वो तो किसी जीव पर आधारित रहता है ना, उसी से खाना खाएगा, उसी पर आधारित रहेगा परजीवी, ठीक। मृत जीव कहलाएगा जो मरे हुए को मिट्टी में बदल दे, खा पी कर खत्म कर दे। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। और सहजीवी मतलब दोनों लोग अपने में सह मतलब दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चन 12 देखो। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये बताना है। कोशिका के किस भाग में जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है बताओ। कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर ऑक्सीकरण होता है, यहीं पर आपको 38 एटीपी बनते हैं ग्लूकोज के, आपको ऑक्सीकरण जो होता है तो 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैरेंसी सेल होते हैं कोशिका का। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका के ऊर्जा गृह, इसे भी याद रखिएगा। तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यह प्लांट या एनिमल सेल में पाया जाता है। यह ऊर्जा एटीपी जो होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इस रूप में होता है जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, जो एटीपी को मैंने बताया। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल पूछे तो केंद्रक होता है, ठीक। यह प्लांट एनिमल में पाया जाता है, सेल में। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट कौन से है। श्वसन पिगमेंट मतलब कि कहने का मतलब मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट मतलब कि तुम्हारा ऑक्सीजन का वहन करे, ऑक्सीजन वहन करे। बताओ इसमें से कौन हो जाएगा, लगाइए क्वेश्चन। क्या हुआ जी, क्या दिक्कत है तुम लोगों को। अरे क्या हुआ, क्या तुम लोग हल्ला करते रहते हो। संदीप, एंड्रॉयड क्वेश्चन लगाओ भैया। तुम लोग को कायदे से क्वेश्चन लगाना चाहिए। तुम मंत्रिपरिषद का बैठक कमेंट बॉक्स में करने लगते हो। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन का पिगमेंट कौन है। मनुष्य में जो पिगमेंट, ऑब्वियस सी बात, तुम लोग हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है भैया, तुम्हारा श्वसन जो करता है उसमें O2 का वहन करता है, ठीक ना। ऐसे तो CO2 का भी ये वहन करता है, तुम लोग को पता ही है। तो O2 CO2 दोनों का वहन करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन जो पिगमेंट होते हैं हीमोग्लोबिन होते हैं। और हीमोग्लोबिन के चलते देखो खून जो होता है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में देखोगे कि तुम्हारा ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन में ही देखोगे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एक्वारेजिया बताना है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया बताना है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। सो एक्वारेजिया जो होता है जो कि सोने को भी भुला देता है, तो एक्वारेजिया जो बताना है ये इसमें से किसका मिश्रण है बताइए। सो एक्वारेजिया जो होता है ना,
बताओ किसका मिश्रण होता है। ये जो होता है इसमें देखोगे कि HN3 होगा और 3HCl होता है, यानी कि ये 3:1 में होता है। आपको क्या होता है कि इसका 1 अनुपात होता है और इसका 3 अनुपात होता है, और ये दोनों को अगर मिला लिया जाए तो उसे एक्वारेजिया का घोल कहा जाता है, सोने को घुलाने वाला घोल। ठीक, यानी कि जो HNO3 है इसका 1 भाग और HCl जो होता है उसका 3 भाग मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया बन जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आराम से लगा लेना, बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलाना घातक होता है। नहीं लोग बोलते हैं, पहले जाड़े के दिन में होता है, जाड़े के दिन में देखोगे कि बंद कमरा होता है तो उसमें जो आता है मिट्टी का हम लोग बनाते हैं, क्या नाम है उसको, और उसी में आग हम लोग जला लेते हैं गोईठा उईठा डालकर, तो देखोगे कि सफोकेशन होने लगता है। घर में बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, सफोकेट होने लगते हैं, मतलब सांस फूलने लगता है उन लोगों को। ठीक, और टीबी वाले बीमारी, अगर टीबी हुआ है तो उसको तो और भी खतरनाक है, धुआं दे दो तो मर ही जाएगा सर, मतलब मर जाएंगे बेचारे। कहने का मतलब इसको टीबी हुआ है, निपट लेंगे। तो ये क्या है कि किसी बंद कमरे कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है। ये बताओ किसके कारण, क्योंकि जब बंद कमरा रहेगा तो ऑक्सीजन उसमें नहीं मिल पाता है। ठीक, और क्या होता है कि दहन करने में वो धुआं ज्यादा उत्पन्न करेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ठीक ना, सो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न करती है, जिसको क्या बोला जाता है, इसे साइलेंट किलर बोला जाता है, धीरे से निपटाता है, प्यार से निपटाता है। 17 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, ससवे फुला देगा तुम्हारा। और ब्लड में इसका हीमोग्लोबिन जो होता है इसको बहुत जल्दी वहन करता है। ठीक ना, ऑक्सीजन से भी बहुत तीव्र गति से, जिसके कारण लोग क्या होते हैं कि ये देखो CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघुट्टी गैस कहा जाता है, यानी कि दम घुटने लगता है। क्वेश्चन 18 देख लो, ये देख लो, निम्नलिखित में कौन अम्ल आईवास के एक घटक है। आईवास के एक घटक है, तुम्हारे आई में मान लो कि कुछ पड़ गया या धुआं लग गया या तुम्हारे आई में धूल लग गया या तुम्हारे आई में कुछ ड्रॉप गिर गया खतरनाक, तो वो तुम्हारे आई से जो है, मतलब आंख से वो ड्रॉप डाला जाता है, डॉक्टर भी देता है कि तुम्हारे आंख से वो चीज खत्म हो जाएगा, तुम ड्रॉप डालते हो आंख सही करने के लिए। तो बताओ इसमें से क्या होगा। एक्वारेजिया क्या होता है, अभी तो बताए ऊपर। ये सब लड़ाई झनचंद मंडल है, ना बोला स्नेहा सर लेकर नहीं भाग जाना, ना तो वीडियो डिस्टर्ब होती है, पागल आपको ओवर स्मार्ट समझता है। क्या तुमको हुआ रहता है अंकित, हमको ना समझ में आता है। दिन भर आकर मतलब ये जो है ना, ये बदमसवा, ये क्या करता है कि अपने गर्लफ्रेंड से लड़ाई करेगा, ठीक, फिर मैसेज करेगा गुरुजी लड़ाई हो गया, अब फिर आकर यहाँ पर डीलिंग मारेगा, सबको झाड़ेगा, अरे हमारा सही हो गया, तुम सबको ये नहीं बोलना है, तुम सबको ये नहीं बोलना है। अरे शांति से जिंदगी जी ले, बुजुर्ग होने की अवस्था में आ चुके हो, कुछ दिन में निपट जाओगे। ठीक, हम लोग भी निपट जाएंगे। आधा जिंदगी जी चुके हैं, आधा जिंदगी और जी लो प्यार से, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। ठीक, तो बढ़िया से प्यार से जी लो, क्वेश्चन लगा लो। जब आते हो एकदम मुहे मुंड में आते हो कि एकदम हम लंका में आग लगा देंगे, और जब जाते हो तो पूरा बुझा कर जाते हो। तो बढ़िया से आओ, तो प्यार से पढ़ो, आओ तब पर भी लोग तुम्हारा स्वागत करे, जाओ तब पर भी तुम्हारा लोग अच्छे से विदाई करे। ऐसे करो यार, तुम तो आते हो ऐसे दमकल केंद्र की तरह आग बुझाने के लिए, आग बुझाकर टन 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 चल निकल लेते हो। ठीक, या ये आगे लगाने के लिए आते हो। ये देखो क्वेश्चन लगाओ, दिन भर देखो तो तुम्हारे, जब हम जाते हैं कमेंट देखने तो तुम्हारा कमेंट जरूर दिखाई देता है, भड़काऊ वो भी, लाल लाल आंख वाले। ये निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो होता है आईवास के घटक होता है, ये होता है बोरिक अम्ल। अब कुछ दिन में हम कमेंट ही देखना बंद करेंगे, क्योंकि कमेंट देखने का मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोरिक अम्ल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे चलो, बोरिक अम्ल आईवास का एक घटक है। बोरिक अम्ल का उपयोग जो होता है आंखों को धोने साफ करने में आईवास के रूप में होता है। बोरिक अम्ल आंख के क्लोरीन, स्मोग आदि प्रदूषकों को हटाकर आंख को राहत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 लगाना है आप लोगों को कि बीटा कण का वेग प्रकाश वेग का होता है। जो बीटा होते हैं, अल्फा होते हैं, गामा होते हैं, ये आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते हैं, उनके नाभिक से निकलते हैं, क्योंकि वो अस्थायी होना चाहते हैं, तो ये सब रिएक्ट करते हैं। बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का होता है। लगाना है ये क्वेश्चन कि बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का होता है। लगाइए कितना होता है। सनेहा बोल रही है कि आज के बाद क्लास नहीं करेंगे, भैया तुम जाओ। सनेहा निकल लो यहां से। तो ये का मतलब, एक आदमी जो होता है ना, एक आदमी होता है ना कि गांव में ना कुछ होने से पहले ढिंढोरा पीटता है। पहले कई क्या होता है, पहले राजा महाराजा को कुछ जानकारी देना था गांव में, तो पहले ढोल वाला बाजा वाला को बुलाया जाता था, ढम 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 ढम, सुनो भाई सुनो सुनो, आज जो है यहाँ पर बैठक होने वाला है, सभी लोग आएंगे। वही सनेहा कर रही है, अरे जा रही है तो चुपके से निकल जाओ, बढ़िया होगा, लोग शांति से क्यूज लगाएंगे, निकल लो, क्या दिक्कत है। या ढोल का पीटने की जरूरत है, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। अब जाओ तो, जाने वाले कभी नहीं बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, निकल लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बिना मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं हो पाएगा, निकलो यहाँ से कायदे से, ठंडा दिमाग से। चलो
क्या होगा यहां पर देखो, बीटा कण का जो वेग होता है ये प्रकाश से कम होता है, अल्फा का भी कम होता है, ये 9/10 भाग होता है, प्रकाश के 9/10 भाग होता है, और 1/10 भाग क्या होता है, अल्फा होता है। अब गामा पूछोगे तो गामा जस्ट लाइक आपको प्रकाश की तरह ही उसका वेग होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बीटा कण का वेग प्रकाश वेग का 9/10 भाग होता है, अल्फा कण का वेग देखोगे 1/10 भाग होता है, और गामा का जस्ट लाइक क्या होता है, प्रकाश के जैसा ही वेग होता है, उसके बराबर। क्वेश्चन 20 देख लो, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होगी, यानी चतुष्फलकीय आकृति बताना है, इसमें से किसका होगा, लगाइए क्वेश्चन, चतुष्फलकीय किसका आकृति होगा, लगाइए। एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो ज्यादा बोलेगा एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो यहां से ये टेट्रा आ रहा है और क्लोराइड आ रहा है, माफ करना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 देखोगे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। अब इसमें देखो कि ये एक कार्बन के साथ 4 को लगेगा, तो यहां देखो चतुष्फलकीय हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। मीथेन भी वही तो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको चतुष्फलकीय होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, ये बताना है इसमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, यानी आइडियल गैस इसमें से कौन सी नहीं है, बताओ। आइडियल गैस इसमें से कौन सी नहीं है, रेडोन है, ऑर्गन है, नियोन है, सिलिकॉन नहीं होगा। सिलिकॉन गैस थोड़े ना भैया, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। सिलिकॉन का उपयोग जो होता है सोलर सेल में किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 22, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। रेडियो सक्रियता जो मापता है, इसमें से यंत्र का आपको नाम बताना है। यंत्र पूछ रहा है तो इसे GMC कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है GMC, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर देख लो, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मुलर काउंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गाइगर मुलर काउंटर, जिसे GMC कहा जाता है। गाइगर मुलर काउंटर जो है ये आप देखोगे आयनित विकिरण की माप और पहचान करता है, और इसका निर्माण जर्मन वैज्ञानिक गाइगर और मुलर ने किया था, इसलिए नाम इसका GMC मतलब गाइगर मुलर काउंटर हो गया है। दो वैज्ञानिक था, अपने नाम पर रखा है, वैज्ञानिक तो अपने नाम पर ही रखता है ना, तो यहां पर देख सकते हो गाइगर और मुलर ने इसकी खोज किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 23 देखो, निम्न में से जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, ये बताना है किसके अपघटन से, जो जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, तो किसके जल अपघटन से अमीनो अम्ल मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपको प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल मिलता है, क्योंकि प्रोटीन बनता ही है 20 अमीनो एसिड मिलकर, और प्रोटीन जो होता है तुम्हारे शरीर के ढांचागत विकास के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन सबसे अधिक कहां मिलता है, प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन में। सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे अधिक तुम्हारा प्रोटीन मिलेगा, और इसमें कितना मिलता है, इसमें मिलता है 20%, माफ करना, सॉरी 20% नहीं भाई, 42% मिलता है। लगभग 42% से 43% जो होता है तुम्हारा प्रोटीन मिलता है इसमें। ये भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। देखो प्रोटीन मिलकर किससे किसके बना होता है, ये क्वेश्चन कभी दे तो लगा लेना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लो 24, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। सल्फर जो है असल में ये किस भाषा का शब्द है, बताओ इसमें। क्वेश्चन 24 लगाओ, सल्फर किस भाषा का शब्द है, लगाना है क्वेश्चन। कौन क्या बोल रहा है ये पहले बताओ ना हमको, बताओ, अगला नंबर उसी का होगा। तुम लोगों को क्लास लगाना चाहिए, तो यहाँ पर लबरिया लबरिया के का लब कौन बोल रहा है जी, आए तुम लोगों को क्लास न करना चाहिए, बदमाशी खाली सिर्फ करने आता है तुम लोगों को। चुपचाप क्लास करो, कई कायदे से। देखो इतना बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट क्लास कर रहा है, लंबा लंबा तुम लोग मैसेज लिख रहे हो, चुपचाप क्लास करो। सल्फर जो होता है ये किस भाषा का शब्द है, ओबीसी सी बात है। जितना भी लगभग वैज्ञानिक देखोगे ये चीज जो लिया गया है भाषा में, ये आपको लैटिन भाषा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। सो लैटिन भाषा का शब्द है सल्फर, आप जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। जो 5 और 10 रुपए के सिक्के होते हैं मुख्य रूप से किसके बनाए जाते हैं, बताओ। और सिक्के वाला धातु होगा 5 और 10 रुपया का, और सिक्के वाला धातु कौन होता है, तो तांबा और निकेल का मिश्र धातु हो जाएगा। तांबा और निकेल का आपको मिश्र धातु हो जाएगा। यही तो आपको, इसी का तो अलग अलग टकसाल में बनाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा।
5 और 10 रुपए के सिक्के तांबा और निकल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। भारत सरकार सिक्के तथा कांस्य, चांदी और सोना का एक पदक भी उत्पादन करता है और ये अलग अलग टकसाल में बनाया जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, जो कि अलग अलग टकसाल है। इस टकसाल का देखो, मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में किया गया था, नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 में किया गया था। सोना का रोमन नाम ओरम है, AU, और AG क्या है, अर्जेंटेनम, ये आपको चांदी का रोमन नाम है। लोहा का नाम Fe यानी फेरस है और तांबा का नाम क्यूप्रस है, यानी Cu से बोला जाता है ना, क्यूप्रस। आगे चलो, क्वेश्चन 26 देख लो। अदिश राशि कौन है, ये बताना है इसमें से अदिश राशि कौन है। देखो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाओ, अदिश राशि इसमें से कौन है, लगाओ क्वेश्चन में, तुम लोग ऑप्शन देख रहा हूं। हाई तो एकदम समझ में ना आ रहा है। व्हाट डू यू गाइज थिंक स्नेहा तिवारी हैज, दिस इज नॉट द रेडिश ऑफ द फील्ड, व्हेनेवर यू वांट यू विल uproot it and throw it away because this is the class has a strength। ये तो क्या चिरकुटवा लिख कर भेजता है, हमको समझ में ना आता है। अरे तुमको अच्छे से ये भी लिख सकते थे कि अगर सनिया तिवारी से डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए। इतना इंग्लिश में झाड़ रहे हो, लगे ना रहा है कि तुम बिहार पुलिस में जाने वाले भैया बचवा पढ़ रहा है, यहाँ पर बचवा पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम वाला बचवा पढ़ रहा है तनी मनी, ये इंग्लिश में डीलिंग मार रहे हो इंग्लिश में। चलो तुम्हारा जॉब लगवा देते हैं हाई कोर्ट में, ठीक ना, वहीं पर आपको ट्रांसलेट करते रहना। ट्रांसलेटर का भर्ती आया था, काहे नहीं फॉर्म भर दिए, बताओ। कोर्ट रीडर का भर्ती आया था। ये अदिश जो राशि है बताना है, ऊर्जा, बल, अघोड़, संवेग, ये क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा जो हो जाएगा, ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब तुम किसके लिए लिखते हो हमको पता है, ठीक ना। चलो ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश होता है। अदिश मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती हो, वो आपको होता है, यानी परिमाण की जरूरत होती हो, उसमें आपको नहीं होती है। जैसे बल, हगुड़ हुआ, संवेग हुआ, वेग हुआ, विस्थापन हुआ, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सदिश के अंतर्गत आते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा एक कार्य का ही रूप है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि है। अब यहां पर कहीं बताना, क्वेश्चन 17 देख लो। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा की ओर गमन करता है। चलो सब लोग लगाओ ये क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहां पर पूछ रहा है बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, यानी कि नेट बल क्या होगा। उत्तर की दिशा की ओर गमन कर रही है समान वेग से, अब बताना है बल क्या होगा। लगाओ क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन लगा लो भैया, तुम लोग कहां हैं। हाई देखो, भाई बोल रही है राखी मोदी की सारा गलती सर का ही है, क्लास में इतना बोलने का मौका ही नहीं। सही बोल रही है, एकदम राखी मोदी सही बोली। अब हम क्लास में किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, तनिक भी मौका नहीं देंगे। बस लास्ट में 2 मिनट तुम लोग को लड़ने के लिए मौका देंगे। उस 2 मिनट में तुम लोग को जितना लड़ाई करना होगा कर लेना। बस अब शुरू से लेकर अंत तक तुम लोग को 1 मिनट का भी मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और जो लोग लंबा लंबा कमेंट लिखेगा, मैं आज ही यूट्यूब में सेटिंग कर दूंगा। जितने भी लंबा लंबा कमेंट लिखेंगे वो सभी अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पर एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा की ओर गमन करती है। आंसर लगाने के लिए बोलो तो देखो कितना गलती आंसर लगाएगा। अरे इतना लंबा लंबा लिखने से क्या फायदा भैया, आंसरवा लगा ले तो सबको बुड़बक सब। ये देखो ये क्या होता है, ये जो हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है कि ये गति करती है जो कि वस्तु लागू होती है, नेट बल बताना है, नियत वेग बताना है। जब नेट आपको जो नियत वेग हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है, एक्सीलरेशन अपने आप ही आपको 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा एक्सीलरेशन, तब बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है ma, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण। और जब आपको कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मास को आपको 0 से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। चलो सही लगाए तुम लोग। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 28 लगाओ। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह बताना। इसमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बताओ। इसमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये जो हो जाएगा, अपघटन तहिबे किया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ऑक्सीकरण भी है, ऑक्सीकरण, रिडक्शन। गुरुत्वाकर्षण भौतिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा, भौतिक है, ये आपको रासायनिक नहीं है। हाइड्रोलिसिस भी है, आपको रासायनिक प्रक्रिया, ये सब देखोगे भौतिक। आपको गुरुत्वाकर्षण जो हो जाएगा ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 29 देख लो। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों पर की सताई कहता है। सतह की सताई यानी तुम्हारी कपड़ा का मैला मूल्य जो होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताना है। डिटर्जेंट मतलब तुम्हारा सरफ होता है। आम भाषा में सरफ जो होता है, पानी में डालोगे तो पृष्ठीय तनाव कम कर देता है, उसमें मैल तुम्हारा घुल जाता है, घुल जाने के बाद तुम्हारा निकल जाता है, ठीक।
यानी कि पृष्ठीय तनाव पर यह काम करता है, यानी सरफेस टेंशन पर काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पृष्ठीय तनाव के कारण ही देखोगे क्या होता है कि पानी के बूंदे गोल होती है। और मच्छर मारना है तो केरोसिन की तेल डाल दो पानी में, पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा, लार्वा उसका डूबकर मर जाएगा वहां पर। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 30 देख लो। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा उछाल की मात्रा निर्भर करती है। यानी किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतः अगर डुबाई जाती है तो उछाल की मात्रा, यानी उछाल कहने का मतलब कि पानी में अगर कोई चीज डुबाते हो तो ऊपर की तरफ एक आपको बल काम करता है, उस बल को ही हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं, और उत्प्लावन बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उछाल बल भी बोलते हैं, यानी पानी के उछाल बल जो हो जाएगा। और ये जो उछाल बल काम करता है ये आर्किमिडीज ने बताया था, और आर्किमिडीज ने इस बारे में आपको दिया था सिद्धांत। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 31 देख लो। द्रव में घर्षण का कारण क्या होता है? भैया द्रव में भी घर्षण लगता है। द्रव के, एक ही द्रव के दो परतों के बीच में घर्षण लगता है। जैसे मध्य में ज्यादा होगा, पानी में कम होगा, पेट्रोल में उससे भी कम होगा घर्षण। यानी कि द्रव के घर्षण को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, बताओ। तो द्रव में जो घर्षण लगता है इसका आपको जो होता है विस्कोसिटी कहा जाता है, श्यानता हो जाएगा। यानी कि विस्कोसिटी सबसे अधिक कहां होगा? तो मध्य में होगा। देखो ज्यादा जो चिपचिपा होता है उसमें ज्यादा होता है, ठीक। फिर उससे कम पानी में, फिर उससे भी कम पेट्रोल में हो जाएगा। तो ये देखोगे जो विस्कोसिटी होता है द्रव में, आपको खून में ज्यादा होता है, ओबीसी से ज्यादा देखो पानी से खून में ज्यादा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। द्रव के बीच में जो घर्षण काम करता है उसे ही हम लोग श्यानता कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 32 देख लो। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? किस कारण से हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता है ये बताना है। तो ये कारण बताना है, हवा का बुलबुला किस कारण से चमकता है। लगाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हवा का जो बुलबुला होता है पानी के अंदर पूछ रहा है भैया, पानी पर यह नहीं कि तेल लगा हुआ है तो वो तुम लोग लगा दोगे कि व्यक्तिकरण के कारण चमकता है, वैसा नहीं कि सरफ गिर गया, साबुन गिर गया, वो नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि पानी के अंदर कोई बुलबुला है उसको क्यों चमकता है, और पानी के अंदर परखनली भी डालोगे तो क्यों चमकता है। अगर टूटा हुआ शीशा का भाग देखोगे तो चटका हुआ भाग क्यों चमकता है। अगर पूछे हीरा क्यों चमकता है, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है, या तुमको टोटल ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, मेघमरीचिका किस सिद्धांत पर बनता है, पानी गिरा हुआ दिखाई देता है गर्मी के दिन में लेकिन जाने पर नहीं मिलता, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। वो सभी काम करता है पूर्ण परिवर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमिना आपको देखोगे इंद्रधनुष में भी आपको दिखाई देता है। ये आपको इसका आंसर क्या लगा लेना होगा? डी लगा लेना होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन 33 देखो। निम्नलिखित में से कौन एक मानव आंख का हिस्सा नहीं है? बताओ मानव आंख का हिस्सा कौन सा नहीं है। मानव आंख का जो हिस्सा नहीं होगा वो बताना है। पुतली तहिबे किया है, अकर्णावर्त दिया है, कोर्निया दिया है, पक्षभावी मांसपेशी दिया है, पश्चमाभी मांसपेशी ये भी है, ये भी है। ये थोड़े ना आंख का हिस्सा है, कर्णावरत आंख का थोड़े ना हिस्सा है। आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 34 लगाओ। क्रायोजेनिक ईंधन में रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन में कौन इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। क्रायोजेनिक ईंधन में किसका इस्तेमाल किया जाता है बताओ, इसका आंसर बताओ, लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा, आराध्या शर्मा, डोली रुचि, ये सब जो है ना कहीं बोले सबको है। चल दिया तुमको आंसर लगाने कौन, तो एक में सी लगा रहा है, एक में कौन तो बी लगा रहा है। अरे बताओ इसमें भाई क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? कंफ्यूज आएगा ना तुम लोग। क्रायोजेनिक मतलब कि एकदम आपको ठंडा किया जाता है। क्या होता है? ठंडा पले किया जाता है, ठीक। यानी कि तरल और ऑक्सीजन के रूप में इसे बदल दिया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन को भी तरल रूप में और आपको हाइड्रोजन को, ठीक। और इसको आपको रॉकेट ईंधन में देखोगे तो इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा क्रायोजेनिक में। क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में आप देखोगे तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन में ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है कितने डिग्री पर आपको देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका -183 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर द्रव के रूप में ग्रहण करता है। द्रव के प्रयोग के अनुसार क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं अलग अलग। जो द्रव हाइड्रोजन और आपको जो द्रव का हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के रूप में, द्रव फ्लोरीन द्रव हाइड्रोजन के रूप में, द्रव ऑक्सीजन द्रव क्रोसिन के रूप में, द्रव ऑक्सीजन
डाइक्लोराइड और द्रव हाइड्रोजन पर आधारित। ये 4 प्रकार के इंजन होते हैं जो कि क्रायोजेनिक सिद्धांत पर काम करते हैं। अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। डी ब्रोगली की कल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्रोगली ने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में? डी ब्रोगली की कल्पना के अनुसार जो आपको होते हैं ऑक्सीजन बताना है। लगाइए क्वेश्चन। चलो, डी ब्रोगली के परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दोनों की तरफ भाग करते हैं। ये आपको तरंग और कण दोनों की तरह। अभी तो इलेक्ट्रॉन पर बहुत से शोध चल रहा है भैया। इलेक्ट्रॉन को किस अवस्था में रखा जाए, कौन से सेल में रखा जाए, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवहार करता है, तो ये आपको बताना है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी लगा लेना आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों की तरह काम करता है। यानी कि आपको देखोगे कि आपको कण और तरंग दोनों की तरह काम करता है। इसे भी याद रखिएगा। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। चलो, काम खत्म हुआ। तुम लोगों का 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब तुम लोगों का जल्दी से क्वेश्चन कराना है तो इससे बढ़िया है कि कमेंट देखना ही बंद करो। चलो ठीक है, अपना स्कोर बता दो अब कायदे से। सर कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म गिरा है ये पता चलेगा। इसके लिए तुमको अभी नहीं पता चलेगा, और जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा सो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि आरटीए लगाओगे और नहीं देगा जवाब। तुमको आरटीए लगाओगे तो वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं।